हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं मैनेजमेंट के। कई बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि सर एक वीडियो बना दीजिए ऐसा जहाँ पे ये बता दीजिए कि हमारे को क्या लास्ट टाइम पे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है और वो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो देखिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम है ना, जो मैं उसको बोलता हूँ कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम इज जस्ट अनप्रिडिक्टेबल। कौन कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ जाए ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, छोटा सा छोटा टॉपिक भी आपको करके जाना है, बड़े से बड़े टॉपिक भी आपको करके जाना है। ठीक है, तो बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है। आप देखिएगा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपको यूनिट 10 ही दिखाई देगा कि यूनिट 10 है, 10 यूनिट हमें पढ़ के जाना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यूनिट 10 को, तो उसी यूनिट 10 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूनिट फर्स्ट की बात कर लीजिए, तो यूनिट फर्स्ट में आप देखते हो मैनेजमेंट की सारी टॉपिक्स हैं, लेकिन मैनेजमेंट के बाद उसमें इकोनॉमिक्स भी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। दिया तो हुआ है छोटा सा टॉपिक नेशनल इनकम, लेकिन नेशनल इनकम में इन्होंने इन्फ्लेशन भी पूछ लिया है, पूरा कुछ पूछ लिया है। ठीक है, सिमिलरली बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी बात होनी है। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि एक बहुत ही बड़ा समुद्र है, लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको ये बता दूं कि लास्ट टाइम में है ना, अब पूरा उतना समय नहीं है आपके पास कि बहुत सारे टॉपिक हमें करके जाने हैं। राइट, तो मेन मेन टॉपिक मैं करके बता दे रहा हूं कि क्या क्या मेन मेन टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले मेन टॉपिक बताने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अब बारी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने की। ठीक है, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करो, अगर आप टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट्स हो तो वहाँ से पीवाईक्यूज मिल सकते हैं, आपको पूरी तरीके से आपको सॉल्यूशन के साथ मिल सकता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है और कहाँ कहाँ से इन दिनों पिछले अगर कुछ सालों की बात की जाए तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मैनेजमेंट के 10 यूनिट के सिलेबस हैं, है ना, देख लेते हैं। तो आपको बताया गया, अगर हम यूनिट 1 की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यूनिट 1 की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा। वेट थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, अगर हम यूनिट 1 की बात करते हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जितने भी मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं, जितनी भी मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं, उसके कौन कौन से प्रोपाउंडर हैं, कौन कौन उस थ्योरी को दिया हुआ है, वो आप जरूर देख के जाइएगा। थ्योरीज क्या क्या हैं, उस थ्योरीज में क्या क्या बातें बोली गई हैं। ठीक है, और उसके जो जो भी थ्योरीज हैं उसके मेन मेन प्रोपाउंडर कौन है वो आपको देख के जाना है। ठीक है, पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो पहला जो कंसेप्ट है आपका वो है थ्योरीज एंड अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट। देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन आपको सारा कुछ करके जाना है। ठीक है, कम्युनिकेशन मान लीजिए अगर आप पढ़ते भी नहीं हो तो ये आप करके ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलिए, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ के जाना है। कैसी कैसी स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन स्ट्रक्चर ने कैसे कैसे फॉलो किया जाता है, आपको कौन कौन सी कंपनी कैसी कैसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, लाइन अथॉरिटी क्या होती है, स्टाफ अथॉरिटी क्या होती है, फंक्शनल अथॉरिटी क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करें तो फ्रैंकली सेइंग कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से पिछले कुछ साल में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि आपको अगर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, है ना, तो उसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिमांड की। ठीक है, डिमांड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है आपके लिए, यहाँ पे डिमांड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये मार्केट जो क्लासिफिकेशन हमने बताया है, मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसमें रेवेन्यू मॉडल पढ़ लीजिएगा जरूर, है ना, कैसे कैसे कर्व बनते हैं आपके, किस किस तरीके के कर्व, क्या क्या एजम्पशन होते हैं मार्केट के, वो आपको जरूर देख के जाना है। सिंपल सी बात है। सिमिलरली आपको नेशनल इनकम से कभी इन्फ्लेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, स्टैगफ्लेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये पढ़ के आपको जरूर जाना है, नेशनल इनकम, मार्केट और डिमांड। राइट, चलिए, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से पूछ के जाए तो आपको वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है, और जितने भी मॉडल हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, आपको सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी आपको देख के जाने हैं। तो पहला तो आपका पहले यूनिट से हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर ली। दूसरे यूनिट में आते हैं, तो दूसरे यूनिट में आपका ओबी है। ठीक है, ओबी और एचआरएम दोनों है, ध्यान दीजिएगा। अब नाम तो लिखा हुआ है ओबी का, लेकिन ओबी और एचआरएम दोनों है। ठीक है, तो
ओबी में आपको ये जितने भी दिए गए हैं, चाहे इंडिविजुअल की बात करिए, चाहे आप ग्रुप की बात करिए, ये सारा कुछ पढ़ के जाना है। क्या होता है इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर में कुछ थ्योरीज हैं, ग्रुप बिहेवियर में कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है। फिर से इंटरपर्सनल बिहेवियर में कुछ थ्योरीज है, उसके बाद ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है। ये सारा कुछ आपको देख के जाने हैं, है ना। इसमें से देखो कहीं भी कोई भी स्किप नहीं कर सकते हो, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद जो नया टॉपिक है जिन्होंने ऐड किया था यूजीसी नेट ने, विसल ब्लोइंग, ये भी आपको करके जाना है। किसने दिया था विसल ब्लोइंग, क्या होता है विसल ब्लोइंग का कंसेप्ट। सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आते हैं तो आपको ये सारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के भी थ्योरीज है ना, आपको ये करके जाने हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको जितने भी थ्योरीज देखने को मिलेंगे वो तो आपको करके जाना ही है। सिमिलरली जॉब इवैल्यूएशन, उसके प्रोसेस से क्वेश्चन आते हैं। आप देखते हो आजकल कि यूजीसी नेट जो है क्रोनोलॉजी पे आपको ज़्यादा ध्यान देता है। जितने भी प्रोसेस है ना, चाहे आप मैनेजमेंट के पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो, मार्केटिंग हो आपका, कोई भी ऑपरेशन मैनेजमेंट हो, अगर क्रोनोलॉजिकल आया आपका, है ना, प्रोसेस आया, प्रोसेस को एज इट इज आपको रट जाना है। ठीक है, चलिए यूनिट सेकंड हमने बात कर ली, यूनिट थर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखो नए आपके कुछ टॉपिक कुछ साल पहले ऐड हुए थे, है ना। ये है कॉम्पिटिटिव मैपिंग एंड बैलेंस स्कोर कार्ड। क्लियर। तो ये क्या होते हैं ये जरूर आपको देख के जाना है, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से क्वेश्चंस आते हैं आपके यहाँ। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से 360 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होता है ना। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। जो फ्रीजिंग का कंसेप्ट है, अनफ्रीजिंग, जो कर्ट लेविन ने दिया था अपना कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज का, फ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग, रिफ्रीजिंग का, वो कंसेप्ट आपको देख के जाना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका कॉम्पिटेटिव मैपिंग वाला ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। ऊपर वाला जैसे ही पार्ट होता है, नीचे की तरफ आते हो तो आपको यहाँ से पढ़ जाना पड़ेगा इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का कंसेप्ट जो है किसने दिया था, टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। ट्रेड यूनियन आपको देख के जाना है, क्योंकि ट्रेड यूनियन से बार बार वो जो AITUC EINTUC वाला मैच ऑफ द फॉलोइंग आता है, आपने पढ़ा होगा, वो जरूर क्वेश्चन आता है देखने को हमारे पास, है ना। ग्रीन HRM का कंसेप्ट नया है, जरूर देख के जाइएगा, फायदे में रहिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं यूनिट 4 की। हम बात करें यूनिट 4 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स की। अकाउंटिंग भी है इसमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, ठीक है। चलिए अकाउंटिंग की प्रिंसिपल की अगर बात करें तो सारे आपको अकाउंटिंग के जो जो भी कन्वेंशंस होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपको याद रहनी चाहिए। प्लस अकाउंटिंग के जितने रेशियोज होते हैं उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली डुपॉन्ट एनालिसिस नया आपका एक कंसेप्ट है, वो भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, वो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में कभी कभार पूछ लिया जाता है, वो आपको जरूर करके जाने हैं, ठीक है। अब एक बात और है कि पिछले कुछ दिनों से जो यूजीसी नेट है, जो 95 to 100 नंबर वाले क्वेश्चंस है ना, उसमें एक केस स्टडीज दे देते हैं। 2 केस स्टडीज होते हैं, दोनों में 5-5 क्वेश्चन होता है। तो वो आपके केस स्टडी या तो कॉस्टिंग से होता है, या तो मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना, या तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से होता है। तो ये आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो, आइदर इट इज योर मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। क्लियर। इतनी बातें हमने आपको अकाउंटिंग में बता दी। सिमिलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात करिएगा तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ के जाने हैं, कैपिटल बजटिंग पढ़ के जाने हैं, जो हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है। कैपिटल बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग की बात करते हैं हम, उसका प्रोसेस जरूर याद करिएगा, क्या होता है बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग, उसको किसने दिया था। सिमिलरली लिवरेज आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, ठीक है। लिवरेज, डिविडेंड थ्योरी बन जाती है, डिविडेंड की जो थ्योरी है वो एक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी बन जाती है आपके लिए। उसके बाद हम EBIT EPS एनालिसिस की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने जो जो भी आपको बताए हैं वो सारा करके जाना है। सिमिलरली अगर यूनिट 5 की बात की जाए, यूनिट 5 में क्या है, आपको टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी, ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखा गया है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो ये आपका इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू प्रीवियस वन, राइट। चलिए ध्यान दीजिएगा, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस जरूर करके जाइएगा। मेथड ऑफ क्या क्या रिस्क के आपके टाइप हैं, है ना। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, ये जरूर देख के जाइएगा। ये हमने आपको डिविडेंड की थ्योरीज बता ही दिया, क्या क्या डिविडेंड के टाइप्स होते हैं वो हमने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है CAPM, ये जरूर देख के जाइएगा। CAPM है APT डेरिवेटिव्स, ठीक है। आपको CAPM से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, CAPM का क्या फॉर्मूला होता है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है।
अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना तो आराम से सीएपीएम कर लेके जाइएगा। क्लियर। अब जहां पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, वहां पे ईओक्यू से कई क्वेश्चंस आते हैं, ईओक्यू फाइंड करने के, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर से कैश मैनेजमेंट के भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, कैश मैनेजमेंट के क्या क्या मॉडल हैं, बोमल्स मॉडल है आपका, मिलर ओआरआर मॉडल है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्किंग कैपिटल जरूर पढ़ के जाइएगा। अप्रोचेज जरूर आते हैं, पूछे जाते हैं अप्रोचेज, कौन कौन से अप्रोचेज है और किस किस अप्रोचेज में क्या क्या होता है। जैसे हम बात करें हेजिंग कंसेप्ट की, मैचिंग कंसेप्ट की, ठीक है। उसके बाद एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल अप्रोच की बात करते हैं, या कन्वेंशनल वर्किंग कैपिटल अप्रोच की बात करते हैं, तो इसको जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें तो हमने यूनिट 5 तक कर ली। सिमिलरली अब नेक्स्ट जब बात करेंगे हम, नेक्स्ट जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपको ये सारी चीजें पढ़ के जाने हैं, वेदर इट इज पोर्टर के एनालिसिस हो गए, पोर्टर के जो थ्योरी हो गई है ना, वो सारे थ्योरीज आपको करके जाने हैं। आपका शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, आपकी डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है जो लाइक ग्रोथ स्ट्रेटेजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी और इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये सारा कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस जब पढ़ते हो, बीसीजी मैट्रिक्स, जीई बिजनेस मॉडल, जनरल इलेक्ट्रिक बिजनेस मॉडल और आंसर प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स, ये तो जरूर पढ़ के जाना है। ये केवल थ्योरीज ही है, ये आप एकदम स्किप नहीं कर सकते हो इसको। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं मार्केटिंग के। तो मार्केटिंग में सबसे पहले एसटीपी पढ़ लीजिएगा जरूर। एसटीपी क्या होता है, सेगमेंटेशन, टारगेट और पोजीशनिंग, है ना। इसमें जो जो भी प्रोसेस हैं ये जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रोडक्ट के आपको लाइफ साइकिल पढ़ के जाने हैं, कौन सी लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या क्या है, ये भी आपको पढ़ के जाने हैं, एकदम भी नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एडवर्टाइजिंग, जो जो भी रिसेंट टर्म्स हैं मार्केटिंग के, वो भी आपको देख के जाना है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में जब आते हैं तो हमें बात करनी है कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर की। कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर में थ्योरीज आते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर की, है ना। क्या क्या थ्योरीज होते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर जरूर पढ़िएगा। बाइंग बिहेवियर की थ्योरीज आपको दी गई है बुक में, डिजोनेस बाइंग बिहेवियर होता है, या आपको रेगुलर बाइंग बिहेवियर, इस सब के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद ब्रांड मैनेजमेंट की बात होती है, तो ब्रांड इक्विटी मॉडल्स आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद आप कैसे ब्रांड इक्विटी मॉडल क्या होता है, उसके कितने पिरामिड मॉडल होता है, बहुत सारे मॉडल होते हैं, वो आप जरूर देखिएगा। क्लियर। ब्रांड एक्सटेंशन, ये सारा डेफिनेशन जो है ना, इनके जो जो भी डेफिनेशन है उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो सकते, पूछे ही जाते हैं। क्लियर। यहाँ पे पर्सनल सेलिंग है तो पर्सनल सेलिंग के प्रोसेस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, आपको करके जाने हैं। मार्केटिंग के डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, रिलेशनशिप मार्केटिंग, ये सब क्या होते हैं, ये आपको करके जाना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, तो जो जो भी इमर्जिंग डेफिनेशंस हैं वो आपके पूछे जाते हैं मार्केटिंग के अंदर। जैसे हम एक बात बता दें आपको, कोबरा क्या होता है, आप सर्च करिएगा कोबरा मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये ग्रीन मार्केटिंग का ही कंसेप्ट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। चलिए अब यहां पे जो लास्ट टॉपिक है आपका एंट्री मोड डिसीजन, एकदम इंपॉर्टेंट बन जाता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है बहुत। आपको एंट्री मोड डिसीजन में पूछ लिया जाता है बहुत सारे क्वेश्चन, है ना। क्या क्या एंट्री है, टंकी कॉन्ट्रैक्ट्स है आपके, लाइसेंसिंग है, फ्रेंचाइजिंग है, पिगी बैकिंग है, तो ये सारा कुछ है ना आपको जरूर करके जाने हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर। चलिए उसके बाद हम यूनिट 8 में आते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में आप बिल्कुल ही एक बहुत ही बड़ा पार्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स, जिसमें ओएम भी आता है, ऑपरेशन रिसर्च भी आता है आपका, फिर से क्वालिटी मैनेजमेंट वाले पार्ट भी आ जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या क्या करके जाने हैं, मीन, है ना, आपको मीन, मीडियन और मोड, ये तो करके जाने हैं। इसका मतलब होता है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। पॉइजन, जितना भी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट पढ़ के जाने हैं, ठीक है। उसके बाद सैम्पलिंग से भी क्वेश्चन आता है इसके अंदर, और उसके बाद आपके जितने भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होते हैं, है ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कोरिलेशन एंड रिलेशन, ये जरूर देख के जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। और उसके बाद क्या क्या होता है, टी टेस्ट,
टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, ये सारे पूछे जाते हैं आपसे। इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन, दो दो नंबर के क्वेश्चन जरूर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? चले, ऑपरेशन मैनेजमेंट की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे फैसिलिटी लोकेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए कौन सा फैसिलिटी सुटेबल रहता है, कौन सा लेआउट सुटेबल रहता है। तो ये साइट सिलेक्शन वाला पार्ट जो है ये जरूर पढ़ के जाइएगा। अब ईआरपी की बात कर ले रहे हैं तो ईआरपी मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ईआरपी मॉड्यूल से आपसे जरूर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी सर्कल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टीक्यूएम, केजेन, बेंचमार्किंग, सिक्स सिग्मा और आईएसओ 9000 सीरीज से क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं आपके। क्लियर? चले, ऑपरेशन मैनेजमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्यूइंग डिसीजन के पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ठीक है, और पर्ट सीपीएम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखिएगा। आइदर इट इज योर स्टेटमेंट क्वेश्चन और असर्शन रीजन, पर्ट सीपीएम जरूर पूछता है। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरनेशनल बिजनेस की। अब इंटरनेशनल बिजनेस में जो भी सबसे मेन जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस में पूछा जाता है वो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से पूछा जाता है। कौन कौन से थ्योरीज होते हैं? एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, है ना, ये सारी थ्योरीज जरूर पूछे जाते हैं आपसे। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बीओपी वगैरह जरूर 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 से पूछे जाते हैं आपके। क्लियर? चले, अब जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूटीओ की, ठीक है, एफडीआई की बात कर रहे हैं, एफडीआई के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ के जाने हैं आपको। क्लियर? जैसे ग्रीनफील्ड मर्जर होता है, ग्रीनफील्ड एफडीआई होता है, ब्राउनफील्ड एफडीआई होता है, ये सारा कुछ आपको जरूर करके जाने हैं। क्लियर? सिमिलरली हम हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन यूज होते हैं ये भी आपको करके जाना है। राइट? चलें, हम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक जो भी हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का भी कंसेप्ट जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ से पूछा जाता है, लिस्ट से एकदम लार्जेस्ट तक आपको अरेंज करने को दे सकता है या लार्जेस्ट से लिस्ट तक अरेंज करने को दे सकता है। ठीक है, चलिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे यूज ऑफ कंप्यूटर, जो भी मतलब मेन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है हमारे आईटी में, हमारे इसमें, है ना, वो जरूर पूछा जाता है। डेटा माइनिंग क्या होता है, आपका नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है, बिग डेटा क्या होता है, इससे आपको हल्का फुल्का डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे कितने तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो बहुत यूजीसी का एक फेवरेट टॉपिक है जिसमें ये पूछा जाता है कितने तरीके के आपके एंटरप्रेन्योर होते हैं। ये आपसे पूछा ही जाता है, जरूर पूछा जाता है। इसमें से जो आप बिजनेस प्लान की बात कर रहे हो, फिजिबिलिटी एनालिसिस, इसका प्रोसेस जरूर देख के जाइएगा, प्रोसेस हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, लोग क्या करते हैं, लास्ट यूनिट है कह के छोड़ देते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। क्लियर? और यहाँ पे जो रिसेंट आपके मार्केट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, एमएसएमई, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया है ना, वो कितने कितने आपको कैटेगरी हैं, क्या क्या उनके कहाँ तक स्लैब जो बताया गया है, क्या क्या स्लैब में, कौन कौन स्लैब में आपको माइक्रो फॉल करता है या स्मॉल फॉल करता है, ये आपको जरूर देख के जाने हैं। ठीक है, ये आपको जरूर देख के जाने हैं, ध्यान रखिएगा। थोड़े से बैंक्स की आप बात कर लीजिएगा, जैसे सिडबी हो गया आपका, है ना, उसका एस्टैब्लिशमेंट डेट क्या होता है, तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट कुछ बन जाते हैं। इस यूनिट से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर है ना, मैं यही बोलूँगा, टाइप ऑफ कितने तरीके के एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको 10 यूनिट में से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर बता दिए हैं। तो आई बिलीव कि आपको ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से सही से समझ में आ गई होगी और ये आपकी तैयारी में और भी ज़्यादा मदद करेगा। चलिए, तो मैं टाइम टू टाइम वीडियो लेके आता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आई बिलीव कि सभी को सारी कुछ समझ में आ चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चलिए, इजाज़त दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू सीइंग द वीडियो, पार्टिसिपेट इन आवर सेशन। थैंक यू वेरी मच।